हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का सभी चैप्टर करने वाले हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम दोनों बुक कवर करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। और ये क्लास केवल और केवल 11th क्लास के लिए रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे इस क्लास में और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 से, भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। हमारे क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे और आंसर भी रहेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के आंसर पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आप इस वीडियो को देखते ही इस क्वेश्चन को याद भी कर लोगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन इसी भाषा में यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के जो प्रश्न होते हैं उसका वर्णन हमें भूगोल किस तरीके से देता है, ठीक है ना। आपको पता है कि हम भूगोल का अध्ययन जब करते हैं, ठीक है, जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो वो हमें इन सब के आंसर देता है, क्या का भी आंसर देता है, कहाँ का भी और क्यों का भी। समझते हैं आंसर से अपने, ठीक है। देखो, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गों के प्रश्न से संबंधित है, ठीक है ना। 3 प्रश्न कौन कौन से, वो हमारा एक है क्या, एक है कहाँ और एक है क्यों। क्योंकि जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें क्या का आंसर देता है और कहाँ का आंसर देता है और क्यों का आंसर देता है, ठीक है। देखो, यहाँ से समझेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं हमारे भूगोल में जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो हमें क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमने कहा कि क्या चीज़ हमें मिल रही है, जैसे अगर हम ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर मृदा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमें भूतल पर मिल रहा है, ज़मीन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, तो हम कहेंगे मृदा मिल रही है, तो हमें यहाँ से क्या का आंसर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ का भी आंसर हमें वही प्रश्न देते हैं। देखो, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, ये हमें कहाँ प्रश्न से संबंधित आंसर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने बात करी किसकी, मृदा की, है ना, हमने यहाँ पर बात कर ली मृदा की। तो यहाँ पर अगर क्या का आंसर पूछा जाए तो क्या चीज़ मिल रहा है, हमें मृदा मिल रही है। अगर पूछा जाए कहाँ पर मिल रही है तो एक विशेष, जैसे मान लेते हैं कि काली मृदा की बात करें कि काली मृदा कहाँ मिलेगी, तो उस तरीके से हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तीसरा आता है आपका क्यों। प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है, यानी कि कारण क्या है, ठीक है, उस मृदा का कारण क्या है, कि वो इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर हमें कौन देता है, भूगोल अपने प्रश्नों में दे देता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भूगोल क्या, कहाँ और क्यों का आंसर हमें देता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपका, कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करें, ठीक है ना। आपको पता है भौतिक भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, प्रमुख 4 हैं, ठीक है। पहला है आपका भू आकृतिक विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान, चौथा है मृदा भूगोल, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, भू आकृतिक विज्ञान की, तो जिसमें हम बात करेंगे भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों, जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदी घाटियों आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कि भूगोल के अंदर जो पहली शाखा है वो है हमारी भू आकृतिक विज्ञान। इसका अर्थ ये होगा कि ज़मीन के ऊपर जैसे हमें कहीं पर पठार मिल रहे हैं, कहीं पहाड़ मिल रहे हैं, कहीं नदियाँ मिल रही हैं, जब हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम ये कह सकेंगे कि हम भू आकृतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका जलवायु विज्ञान, ठीक है। कौन सा आएगा, जलवायु विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जलवायु और इसके संघटक जो होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, यह आएगा जलवायु विज्ञान की श्रेणी में, ठीक है। तीसरी जो शाखा देखने को मिलती है वो है आपकी जल विज्ञान। इसमें हम महासागरों के बारे में अध्ययन करते हैं, नदियों के बारे में, झील के, हिमानियों के बारे में, जल वाष्प के बारे में, ठीक है, और मनुष्य के जीवन में जल की क्या भूमिका है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहेंगे कि हम भौतिक भूगोल की जल विज्ञान की शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका चौथा आ जाता है मृदा भूगोल, ठीक है। इसमें हम मृदा के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि मृदा कैसे बनती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और कहाँ कहाँ तक ये
वितरण इसका हो रखा है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वो होगा हमारा मृदा भूगोल, जल के बारे में पढ़ेंगे तो होगा जल विज्ञान। ठीक है, ऐसे ही जलवायु के बारे में जानेंगे, तापमान के बारे में जानेंगे, वर्षा के बारे में जानेंगे तो वो होगा जलवायु विज्ञान। और ऐसे ही अगर भू आकृति पर जितने भी प्रकार की आकृतियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है, पठार, पर्वत, महाद्वीप, ऐसे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि ये बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है, तो आप बताएंगे कि कौन सी शाखा से ये संबंधित है। जल्दी से बताएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, किससे? जल विज्ञान से। क्यों? क्योंकि जल विज्ञान में हम नदियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं शामिल हैं। अब देखो, आपको पता होना चाहिए जो भूगोल है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के बारे में तो आपने अभी जान लिया पिछले क्वेश्चन में। अब जानेंगे कि मानव भूगोल। देखो, मानव भूगोल जो है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है? मानव पे करता है। यानी कि जब हम मानव के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ से समझेंगे, मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन कराता है, जैसे कि घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़क, पुल, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मानवीय तत्व कहते हैं। वो क्या था? वो हमारा प्राकृतिक तत्व थे जो प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है, इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है, यानी कि काफ़ी बड़ा विषय है और इसमें इसकी अनेक शाखाएं देखने को मिलती हैं। जैसे पहली मिलती है सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल। ठीक है, यानी कि देखो, संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति भी किसने बनाया? मानव ने बनाया। इसलिए इसको मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हमें मान लो ये पूछा जाए कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? यहाँ पर यूपी है ना, यूपी इसका आंसर होगा। तो ये किसके अंतर्गत आया? कौन सी भूगोल है हमारी? ये जनसंख्या भूगोल है जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये सभी शाखाएं याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भूगोल के दो पार्ट देख लिए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि आप भूगोल पढ़ते हो लेकिन क्यों पढ़ते हो, उसका भी तो आंसर आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आंसर देखेंगे जरा। हमने कहा देखो, इन कारणों की वजह से हम भूगोल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के बारे में समझने में आसानी होती है ना, कि समाज के अंदर, मानव समाज में क्या क्या विभिन्नता पाई जा रही है, इसको समझने में थोड़ी आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होगी। अब देखो, अगर आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो और अगर आपको उस राज्य की भाषा आती है, आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में पता है, तो वहाँ के लोगों के साथ आपका काफ़ी अच्छे से भाईचारा बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम कहेंगे हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम मानव समाज में पाई जाने वाली अलग अलग विभिन्नताओं को समझने में आसानी रहती है, इसलिए। दूसरा कारण क्या है पढ़ने का इसे? भूगोल इसको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने में योग्यता देता है। हमें पता चलता है भूगोल जब हम पढ़ते हैं कि पहले के समय में जमीन का, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा था, कैसे बनी पृथ्वी, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ पाते हैं। यानी कि आप किसकी बात करेंगे? स्थान व समय की। ठीक है, स्पेस एंड टाइम की बात करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इसका टॉपिक है आपका क्या? भूगोल मानचित्र के द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित कराता है। अब आप लोग ये सोच कर देखिए कि अगर मैप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्या हमें पता चलता कि हमारे भारत की आकृति कैसी है? नहीं पता चलता। लेकिन भूगोल ने इसे संभव बनाया, इसलिए हम कहेंगे भूगोल मानचित्र के माध्यम से क्या करता है? हमें एक वास्तविक पृथ्वी को जानने में मदद कराता है। ठीक है, फोर्थ है इसका, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भूगोलिक सूचना तंत्र। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, GIS। ठीक है, अलग से इसे लिख लोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा
GIS, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। एक ऐसी आपका आता है क्या, संगणक मानचित्र, ठीक है, और ऐसी दूर संवेदन, ऐसे ऐसे कई सारे आपको वैज्ञानिक तकनीक मिलेगी जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें भूगोल के विषय में अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो आप उन्हें ये पॉइंट्स बता देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इस वाली वीडियो में ना हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं, ठीक है, यहाँ आने के चांस नहीं बल्कि आने ही हैं, कन्फर्म है आने। तो आप केवल मात्र ये वीडियो देख लोगे और इस वीडियो से याद कर लोगे सारी चीज़ें, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से ध्यान देना, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। देखेंगे ये क्वेश्चन, कह रहे क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो भूगोल को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, कौन सा, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। अब इसी तरीके से आपको डिफरेंस बताने दोनों में। देखो क्रमबद्ध भूगोल जो होता है वो क्या करता है, वो दृष्टिकोण जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये चीज़ याद रखोगे कि क्रम भूगोल किसके द्वारा दिया गया, जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट, ठीक है, इसने ये प्रस्तुत किया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें कौन सी, प्रादेशिक भूगोल की, तो ये देने वाला कौन, ये जर्मन का ही था, ये भी, इसका नाम था कार्ल रिक्टर। क्या नाम था इसका, कार्ल रिक्टर। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरा क्या, कि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है, क्रमबद्ध भूगोल ये एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है। मतलब किसी एक विशेष तत्व का जब हम अध्ययन करते हैं वो आएगा क्रमबद्ध भूगोल में, ठीक है ना। अभी देखो आगे समझते हैं। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना यहाँ केवल और केवल एक तत्व की बात चल रही है, यहाँ पर सभी भौगोलिक तत्वों की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल क्या होगा। अगर आप मृदा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, मृदा की, ठीक है, कि मृदा क्या है, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व की बात कर रहे हो, है ना, एक ही तत्व की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप प्रादेशिक में चले जाते हो, ठीक है ना, प्रादेशिक में, तो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमने कहा भाई राजस्थान के अंदर, ठीक है, कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, तो आपने कहा जी यहाँ पर पठार भी हैं, पहाड़ भी हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, नदियाँ भी हैं, ठीक है, पहाड़ भी हैं और नदियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, एक प्रदेश के अंदर सारे तत्वों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम प्रादेशिक भूगोल कहेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है और प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे इसका। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करती है। समकालिक यानी कि उसी समय की बात कर रही है जबकि हम बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि उस समय की बात बताती है कि उस समय ये तत्व कैसा है। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, प्रादेशिक विधि, तो प्रादेशिक विधि में क्या होता है, ये एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, ये समकालित रूप प्रस्तुत करती है और ये एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। आपको केवल इतना याद रखना है, ठीक है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है और ये भौगोलिक इकाइयों पर, ठीक है बेटा। हमने कहा यहाँ पर ये किस पे आधारित है, ये राजनीतिक इकाइयों पर और ये भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। कैसे समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बात करी, इस एग्जाम्पल को लिया मृदा का, ठीक है, हमने यहाँ पर मृदा की बात करी कि आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो, है ना, और पूरे भारत के अंदर आप उसकी छानबीन कर रहे हो मृदा की। लेकिन वहाँ पर भौगोलिक इकाई कि वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आप सभी चीज़ें जो जो मिल रही हैं उस पर अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। देखेंगे पांचवा, ये अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करती है और ये क्या बताती है, ये किसी भी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच के संबंध को दिखाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप किसी एक प्रदेश की बात करेंगे, किसी एक प्रदेश के सभी तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनका रिलेशन किसके साथ देख रहे हो, मानव के साथ। लेकिन यहाँ पर आप एक ही तत्व को देख रहे हो सभी राज्यों में, इतना फर्क है केवल। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, आपके पेपर में हर बार बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए अच्छे से ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 2,
पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। देखो हम ना हर चैप्टर से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ताकि अगर आप केवल मात्र उतना पढ़कर चले जाएंगे तो आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। चलिए सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है ये कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। देखो हमें ये तो पता है कि पृथ्वी बनी, ठीक है, पृथ्वी बनी, साथ ही साथ वायुमंडल भी तो बना। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में कई सारी धूल के कण हैं, ठीक है, कई सारी गैसें मौजूद हैं, जलवाष्प मौजूद है। ये सारी चीज़ें मिलकर ही क्या बनता है? हमारा वायुमंडल बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, मतलब कि आपको वायुमंडल का प्रोसेस समझाना है कि बना कैसे है। चलो देखते हैं। इसमें कहा पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से क्या हो गए? दूर हो गए। ये दो गैसें हैं, ठीक है, ये दो गैस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें हैं जो क्या हुआ? सौर पवन के कारण सबसे पहले ये गैसें कहाँ हो गई? दूर हो गई पृथ्वी से। अच्छा, जब ये दूर हो गई तो क्योंकि ये गर्म गैसें होती हैं बेटा, याद रखोगे, ठीक है, तो दूसरी अवस्था में क्या हुआ? पृथ्वी के ठंडा होने व विवेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकलना शुरू हुए, ठीक है, और जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली। ये ऐसी गैसें थी जो ज़्यादा मात्रा में निकली। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। देखो गैसें तो बहुत सारी निकली, लेकिन क्या ऑक्सीजन ज़्यादा निकली? तो हम कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में नहीं निकली। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी अवस्था। ओके, ये पहली अवस्था थी कि पहली अवस्था में क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें क्या हो गई? दूर हो गई पृथ्वी से। दूसरी अवस्था में क्या बताया कि पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के दौरान पृथ्वी के अंदर से कई सारी गैस जलवाष्प बाहर निकलते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में थी। फिर आते हैं हम तीसरी अवस्था पे। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे थे, ठीक है, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। ये जलवाष्प एक जगह इकट्ठा होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई और इससे पृथ्वी पर महासागर बन गए और उसमें क्या हुआ? उसमें जीवन विकसित हो गया। ठीक है, जीवन विकसित होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से शुरू हो गई और पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई बेटा। ठीक है, देखो तीन अवस्थाएं याद रखनी है, दोबारा से समझेंगे आप सभी। पहली अवस्था में आप क्या बताओगे? पहली अवस्था में ये कहोगे कि सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस पृथ्वी से दूर हो गई। फिर आ जाएंगे हम दूसरी अवस्था पे। दूसरी अवस्था में ये कहेंगे जब ये गैसें दूर हुई तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी के ठंडे होने के बाद बहुत सारी गैस और जलवाष्प पृथ्वी में से निकलते हैं बाहर की ओर, लेकिन उसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में थी। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा। तीसरी अवस्था की अगर हम बात करें, तीसरी अवस्था में कहोगे कि पृथ्वी पर ना लगातार कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे उस समय, और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे तो कई सारे जलवाष्प भी निकलेगा, गैसें भी निकलेंगी, ठीक है, कई मलबा भी निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई। ठीक है, जलवाष्प जब इकट्ठा होता है तो वो बादल का निर्माण करता है और बादल का निर्माण होने के बाद वो क्या कर देगा? वर्षा कर देगा। अब वर्षा करने के कारण क्या बना बेटा? महासागर बने। क्या बने? महासागर। और महासागर बनने के बाद उसके अंदर जीवन विकसित हुआ, उसके अंदर सजीव जीव आ गए। ठीक है, और जीवों के आने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण होने से पेड़ पौधे हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कितनी अवस्था में हुआ? तो आप कहेंगे जी 3 अवस्थाओं में हुआ। ईजी है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब आपसे अगर पूछा जाता है कि ये बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए हम 3 संकल्पनाओं को मानते हैं, 3 बातों को मानते हैं बेटा। एक है निहारिका, क्या है? निहारिका। दूसरा है लाप्लास, तीसरा है चैम्बरलेन। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना रहता है। तो देखेंगे जरा निहारिका परिकल्पना क्या कहते हैं। इस परिकल्पना के जनक इमैनुअल कांट थे। इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादलों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, दोबारा देखेंगे एक बार
क्या कहा, निहारिका के अनुसार क्या है, निहारिका परिकल्पना किसने दी, इमैनुअल कांट ने दी। और इनके अनुसार क्या बात कही गई, ये कह रहे हैं गैस और अन्य पदार्थ घूमते थे और एकदम से बादल बने और बादल से क्या बन गए, ग्रह बन गए, इनका ये कहना है। वहीं पर दूसरे आते हैं कौन, लाप्लास। ठीक है, लाप्लास, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गई, इकट्ठा हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में, कैसे, छल्लों के रूप में बाहर निकला और जो बाद में ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इन्होंने सुधार किया, निहारिका की परिकल्पना में क्या किया, सुधार किया, किसने, लाप्लास ने। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति आता है ना, तीसरे जो परिकल्पना आती है वो है चैम्बरलेन एवं मोल्टन के अनुसार। ठीक है, तो चैम्बरलेन और मोल्टन क्या कहते हैं, सूर्य के पास एक अन्य तारा तेज गति से गुजरा, मतलब सूर्य के पास से एक तारा गुजरता है जिसके गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया और समय रहते रहते क्या हुआ, उसी टुकड़े से कई सारे ग्रहों का निर्माण हो गया। तो तीन व्यक्तियों ने, यानी कि तीन परिकल्पनाओं ने अलग अलग तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, तो आपको ये तीनों की तीनों याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रहों एवं बाह्य ग्रहों, अच्छा सॉरी, पार्थिव ग्रहों और बाह्य ग्रहों, यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों की बात कर रहे हैं, उसमें आपको अंतर बताना है, अंतर का उसका मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं और बाह्य ग्रह हैं दोनों में जो अंतर है वो क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे और अत्यधिक तापमान के कारण, कैसे, अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ गैसें संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रह दूर होने के कारण वहाँ गैसें संघनित हो गई। पहला कारण तो यही है। ठीक है ना, क्या है पहला कारण, कि तापमान अत्यधिक होने के कारण वहाँ पर गैसें इकट्ठी नहीं हो पाई, और बल्कि जो जोवियन ग्रह होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि बाहरी ग्रह जो होते हैं उसी को ही कहते हैं जोवियन ग्रह, तो वहाँ पर गैसें इकट्ठी हो गई थी। दूसरा कारण क्या बताया, कि सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस व धूलकण उड़ गए। ठीक है, सौर वायु जो चली, सौर पवन, ठीक है, उसके द्वारा क्या हुआ, पार्थिव ग्रह के जितने भी धूलकण थे, गैसें थी, वो उससे दूर हो गई। लेकिन जोवियन ग्रहों के पास जो गैसें थी उसे सौर पवनें नहीं हटा पाई। ठीक है ना, ये एक कारण है। तीसरा कारण क्या है, कि पार्थिव ग्रह छोटे हैं और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफ़ी कम थी, और अगर हम बात करें किस पर, सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। ठीक है, छोटे थे इसलिए गैसें वहाँ रुक नहीं पाई और गैसें चली गई सौर पवनों के साथ, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर पवनें जो थी उनके प्रभाव से बचे रहे और उन पर गैसें रुकी रहीं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखोगे, तो इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। ठीक है, द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। देखो काफ़ी ज़्यादा बार ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है ना, उसके बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। ठीक है, क्या माना गया इस सिद्धांत में, कि जब हमारी पृथ्वी बन गई तो उसके बाद ही मंगल ग्रह जितना बड़ा है ना, उसके 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से आकर टकराया, और इस टकराव से, ठीक है, इस टकराव से क्या होता है, पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रमा की उत्पत्ति। ठीक है, और ये घटना 4.44 अरब वर्ष पहले घटी थी। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन आपका, द बिग स्प्लिट सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में कहें तो आप केवल मात्र इतना कह देंगे कि पृथ्वी के बनने के बाद मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक पिंड आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है और वही चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। और ये घटना कब होती है,
4.44 अरब वर्ष पहले की है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यही है। ठीक है, देखो ब्रह्मांड का विस्तार, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, है ना, इसके बारे में बताइए और ये किसने दिया ये आपको बताना है। ठीक है, देखेंगे, कह रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत सबसे पहले याद कर लो कब, 1920 में आया। कब आया? 1920 में, और एडविन हब्बल के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, ये सिद्धांत दिया किसने? एडविन हब्बल। तो देखो यहाँ तो हमने ये बात कर ली कि किसने दिया और कब दिया। ठीक है, इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। क्यों? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं आगे की ओर बढ़ती हैं, और ये सिद्धांत कहता है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसी से पता चलता है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इसी को नाम दिया गया क्या? बिग बैंग सिद्धांत। अब इस चीज़ को समझना, जैसे आप देखते थे ना पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आसमान में तारे दिखते थे वो काफ़ी पास पास हुआ करते थे, है ना, काफ़ी पास पास हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया इन तारों की स्थिति काफ़ी दूर दूर होती गई। ठीक है ना, दूर दूर होती गई, जिससे क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या कर रहा है? फैल रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे फैल रहा है। और ऐसा कहने वाला कौन था? एडविन हब्बल थे। ठीक है, और इन्होंने अपना बिग बैंग सिद्धांत कब दिया? 1920 में। ओके, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब देखिएगा जरा, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही। आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह समस्त पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व बहुत अधिक था। कह रहे हैं आज जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना वो मात्र एक परमाणु के आकार का था, एक बहुत छोटे से कण के आकार का था, लेकिन आज देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्रह्मांड बन चुका है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचित हो जाने के कारण इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही अंदर ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण उसमें विस्फोट हो गया? चलो ठीक है, ये तो मान लेते हैं, लेकिन विस्फोट होने के 1 सेकंड के अंदर ही अंदर ब्रह्मांड का निर्माण हो जाए? हाँ, चलो तीसरी बात देखते हैं क्या कहा एडविन हब्बल ने। कह रहे बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान क्या हुआ? 4500 डिग्री केल्विन तक कम हो गया। देखो कम हुआ है ये। ठीक है, कम हुआ है यानी कि सर्दी बढ़ जाएगी। ठीक है, और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब होता है आकाश गंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि होना। ठीक है, तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू है पूरा और यहाँ तक खत्म है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, अब आ गए हम अपने तीसरे चैप्टर पर। देखो ऐसे ही करके अभी हमने 2 चैप्टर खत्म करे, ऐसे ही करके दोनों बुकें खत्म करनी है हमें। ठीक है, चलो देखो तीसरा चैप्टर आपका क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी के अंदर के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार से है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, ठीक है, कि बहिर्जात बल और अंतर्जात बल क्या है। इसको हम आंतरिक बल भी कह सकते हैं और बाह्य बल भी कह सकते हैं। देखेंगे, सीधी सी बात है कि बाह्य बल क्या होता है? ये पृथ्वी की सतह पर होने वाला बल है, जो किसके कारण होगा? अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण या खनन के कारण। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर कोई खनन करता है, ठीक है, माइनिंग करता है, खनन करता है, खुदाई करता है, तो उससे पृथ्वी के ऊपर एक बल लग रहा है, तो वो एक बाह्य बल है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर से लगाया जा रहा है वो बल, इसीलिए उसे बाह्य बल कहा गया या बहिर्जात बल कहेंगे। ठीक है, वहीं दूसरा आता है आपका अंतर्जात बल। ठीक है, यानी कि आंतरिक बल। ये पृथ्वी की सतह के नीचे की ताकतें होती हैं, है ना। पृथ्वी क्या करती है? अपने नीचे से भी, पृथ्वी अपने अंदर से भी क्या करती है? बल लगाती है। जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप आना, है ना, ये सारी चीज़ें जितना भी है हमारा, ठीक है, वो क्या है? हमारा अंतर जातीय बल है। ठीक है, यानी कि आंतरिक बल है। तो ये आंतरिक बल और बाह्य बल में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये। ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि पी तरंगे और एस तरंगे, यानी कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, इन दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो यही याद करो कि प्राथमिक तरंगों को हम पी कहते हैं,
क्योंकि प्राइमरी बन गया पी से, ठीक है। और द्वितीयक तरंगे जो हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी। देखेंगे पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। वहीं पर एस तरंगों की बात करें, ये धीमे गति से चलती है और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। सबसे सिंपल सा है। नेक्स्ट देखेंगे, पी तरंगे ध्वनि तरंगों की ही तरह होती हैं, लेकिन जो एस तरंगे होती हैं ये सागरीय तरंगों की तरह होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, ये तरंग गैस, ठोस और तरल तीनों तरह के पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन ये केवल किससे गुजरेंगी, ठोस पदार्थों से, ठीक है। जो एस तरंगे हैं वो किससे, एस से याद कर लो, एस से एस तरंगे, एस से सॉलिड, तो केवल ये सॉलिड जो भी सब्सटेंस होंगे उनसे ही गुजर सकेंगी। अगला देखते हैं कि पी तरंगों में कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा के समांतर रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही एस तरंगों में कंपन की जो दिशा होगी तरंगों की दिशा के बिल्कुल कैसे होगी, समकोण होगी। कैसी होगी, समकोण। तो यहाँ पर जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी, समांतर, और यहाँ दिशा कैसी रहेगी, समकोण रहेगी। ये सेलों में संकुचन और फैलाव के कारण होता है, यानी कि प्राथमिक तरंगे कब निकलेंगी, जब सेलों में क्या हो, संकुचन हो, सिकुड़ जाए या फिर फैल जाए, ठीक है। और अगर ये सेलों में उभार तथा गर्त के उत्पन्न से होगी, यानी कि अगर सेलों में उभार आ रहा है, ठीक है, गर्त आ रहा है, तो उससे उत्पन्न होगी कौन सी तरंगे, एस तरंगे आपकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। 4 से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और यही डिफरेंस आपको बताना रहेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं भूकंप के मुख्य प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। आपको पता है कि भूकंप क्या है, एक आंतरिक बल लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा, है ना, यानी कि एक आकस्मिक घटना है जो अचानक से होती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कराती है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना क्या है कि भूकंपों के कितने प्रकार हैं और उनके बारे में बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूकंपों को कितने वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में। पहला वर्ग है आपका विवर्तनिक भूकंप। अब देखो ये होता क्या है, हमने कहा विवर्तनिक भूकंप जो होते हैं, ठीक है, ये अत्यधिक आते हैं, ठीक है। अत्यधिक आते हैं मतलब सबसे ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है। ये भूकंप अंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जब चट्टानें सरक जाएं, ठीक है, तो उसके कारण जो भूकंप आता है उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक भूकंप। जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराना या एक दूसरे से दूर जाना इसका मुख्य कारण होगा, ठीक है। आपने सुना है ना, विवर्तनिक प्लेटें होती हैं, तो प्लेटों के आपस में टकराने से या प्लेटों के दूर जाने से क्या होगा, जो भूकंप आएगा उसे हम कहते हैं विवर्तनिक भूकंप। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। कैसे, ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी फटने के कारण, ठीक है, क्या आ जाए, भूकंप आ जाए। क्योंकि ज्वालामुखी भी क्या है, एक आंतरिक बल के द्वारा आ रहा है ना, वो पृथ्वी का एक आंतरिक बल है, तो उसके द्वारा भी पृथ्वी में कंपन होगा, इसीलिए ज्वालामुखी के द्वारा जो भूकंप आ रहा है उसको क्या नाम दे दिया, ज्वालामुखी भूकंप कह दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम नियात भूकंप पर। किस पे, नियात भूकंप। खनन क्षेत्र में कभी कभी क्या होता है, खनन जब किया जाता है तो भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इन्हीं को हम नियात भूकंप कहते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि खनन वाले क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर खुदाई वगैरह चल रही है, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान अगर वहाँ की अचानक से जो खान की छत है वो ढह जाए तो वहाँ पर भी हल्के थोड़े बहुत झटके महसूस होंगे भूकंप के, इसी को हम नियात भूकंप कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप क्या, कभी कभी क्या होता है, परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है ना। कहीं पर परमाणु की टेस्टिंग होती है, एटम बम की टेस्टिंग होती है, तो क्या होता है, वहाँ की पृथ्वी पूरी एकदम से हिल जाती है। तो जब विस्फोट के कारण जो भूकंप आया उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, विस्फोट भूकंप कह दिया। और एक होता है आपका बांध जनित भूकंप। कौन सा, बांध जनित भूकंप। अब ऐसे मान लो, जैसे हमने कहा कि जो भूकंप बांध बड़े क्षेत्र में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, जहाँ पर बांध बने हुए हैं उस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लातूर में भूकंप तेरना नदी पर बांध बनाने से आया, ठीक है। यानी कि जब नदी पर आप बांध बना देते हो तो क्या होता है, वहाँ पर
प्लेटों का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, वहाँ का जो तल है वो थोड़ा सा उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बांध जनित भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो भूकंपों के प्रकार आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बटी हुई है और इसकी विशेषता भी बताइए। अब देखो, आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मुख्यतः हमारी 3 प्लेटें, कौन सी हैं? 3 प्लेटें हैं। एक है आपकी भूपर्पटी, ठीक है ना। अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी क्या है? हम कहेंगे ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। कैसा है? सबसे बाहरी भाग है, ऊपर का भाग है। ठीक है, ये धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। कितनी? 30 किलोमीटर गहराई तक ये पाई जाएगी। और इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको क्या क्या याद कर लेना है? सबसे पहली चीज़ ये कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, फिर 30 किलोमीटर तक गहरे में ये परत पाई जाती है, और इसका घनत्व कितना है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पर दूसरी जो आती है, कौन सी आती है परत? मेंटल। ठीक है, मेंटल। अब देखो, ये कौन सी है? भूपर्पटी के नीचे का भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। ये भाग भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। ठीक है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। और भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। क्या बनाता है? स्थल मंडल। याद रखोगे, स्थल मंडल यानी कि जिस पर जीवन संभव है हमारा, है ना, जिस पर व्यक्ति ठहर सकता है, यानी कि जहाँ पर स्थल है, तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या? भूपर्पटी और मेंटल। इन दोनों का ऊपरी भाग मिलाकर बनता है हमारा स्थल मंडल। मेंटल का जो निचला भाग है, ठीक है ना, मेंटल का जो निचला भाग है वो कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है, और इसका जो घनत्व होता है 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तीसरी जो परत आती है आपकी वो है क्रॉड। ठीक है, क्रॉड क्या है? मेंटल के नीचे क्रॉड पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड के 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा, और इसका घनत्व कितना होगा? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। क्रोड निकेल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बना होता है। बेटा ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जो क्रोड है, क्रोड जो परत है, किससे बनी है? निकेल और लोहे जैसे भारी पदार्थों से बनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा बेटा, ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहे हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रकार भी पढ़ेंगे और ज्वालामुखी कहते किसे हैं वो भी पढ़ेंगे। देखो सीधी सी बात है, आप सभी को पता है ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक से क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है ना, विस्फोट के दौरान लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें बाहर निकलते हैं, और इन सभी वस्तुओं का निकाल कर एक प्राकृतिक नली द्वारा, अच्छा इनका जो निकलना है किसके द्वारा होता है? एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है, जिसको क्या कहते हैं? निकास नालिका कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? निकास नालिका। आपने देखा है कहीं पर, है ना, कहीं आपने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि इस तरीके से ज्वालामुखी होता है। जब ये ज्वालामुखी क्या करता है? फटता है। ठीक है ना, तो ये जिस जगह से ये सारी चीज़ें निकल रही है, इस जगह को ही क्या कहा गया? इस जगह को कहा गया निकास नालिका। ठीक है, और लावा धरातल पर आने के बाद एक छिद्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, लावा जब आ जाता है धरातल पर तो उसके बाद उसमें क्या बन जाता है? छिद्र बन जाता है, और जिसको हम क्या कह देते हैं? विवर कह देते हैं या फिर क्रेटर कह देते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई ज्वालामुखी क्या है ना। अब देखते हैं ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। तो आप कहेंगे मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। तो देखेंगे पहला प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय। तो आप ऐसा कहेंगे कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, मतलब कभी भी ये फट जाए कुछ इसका पता नहीं होता, और इनका मुख सर्वदा खुला रहता है। ठीक है, मुख यानी कि जहाँ से वो ओले, गैस, ये सारी चीज़ें निकल रही है ना, लावा वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा इटली का एटना, इटली का कौन सा? एटना ज्वालामुखी इसका उदाहरण है जी, सक्रिय। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब जो सक्रिय है, जो कभी भी फट सकता है।
ठीक है ना, जिसका मुख हमेशा खुला रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे किसका, इटली का जो एटना ज्वालामुखी है वो। दूसरे नंबर का जो आपका ज्वालामुखी है वो है प्रसुस्त। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रसुस्त मतलब सुस्त है जो, ठीक है, यानी कि जिसमें कई समय से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है कि वो कभी भी अचानक से क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी एग्जाम्पल याद रखोगे, इटली का विसुवियत ज्वालामुखी। कौन सा, इटली का विसुवियत, इटली का विसुवियत ज्वालामुखी इसका एग्जाम्पल रहेगा, प्रसुस्त ज्वालामुखी का। ओके, तीसरे पर आते हैं। तीसरा है आपका विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त का मतलब जो, मतलब आप फटेगा ही नहीं, ऐसा ज्वालामुखी जिसका विस्फोट ही नहीं होना, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं, हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और भविष्य में भी विस्फोट ना होने की संभावना होती है, जैसे कि म्यांमार का पोपा, ठीक है, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका उदाहरण रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बना क्या, कि ज्वालामुखी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। अब पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। इसमें हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अंतर बताइए। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताइए और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताइए। तो दोनों सिद्धांतों के बीच में अगर हम अंतर जान लेते हैं तो आप अलग अलग भी इसे कर पाएंगे, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं वैगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों को गतिमान बताती है। वैगनर क्या कहते हैं, वैगनर ये कहते हैं कि महाद्वीप कैसे हैं, महाद्वीप गतिमान है, मतलब महाद्वीप गति करते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं समय अंतराल पर। जबकि प्लेट जो है वो विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप एक स्थल मंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। अब देखो कुछ तो ये कह रहे हैं, वैगनर क्या कह रहे हैं, वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसमें यह बताया जाता है कि महाद्वीप केवल और केवल महाद्वीप गतिमान है, महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन जो हमारा ये सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक का, ठीक है, वो ये कहता है कि पूरी की पूरी प्लेट ही गतिमान होती है। पहला तो अंतर यही है। दूसरा अंतर क्या, वैगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीपों का एक संगठित रूप पैंजिया था। क्या था, पैंजिया था, ठीक है। जबकि बाद में खोजों से ये साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे, यानी कि वो गतिमान होने के कारण ही चेंज हुआ, तथा पैंजिया विभिन्न महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था और ये प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रहती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दोनों अंतर आपको अच्छे से पता कर लेना है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, वैगनर का जो सिद्धांत था उसने ये कहा कि महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता। वैगनर का जो सिद्धांत है वो क्या नहीं बता पाया भाई, कि महासागरों की तली, महासागर का जो तल है वो कहाँ पर है ये नहीं बता पाया, उसकी चट्टानें कितनी नई है कितनी पुरानी है ये नहीं बता पाया, ठीक है। जबकि जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है, ठीक है ना, प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है उसने इसकी व्याख्या संभव कर दी, उसने इसकी व्याख्या दे दी, ठीक है। एवं प्लेट विवर्तनिक के द्वारा महाद्वीपों के शैलों के निर्माण को भी समझा जा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वैगनर का जो सिद्धांत था महासागरों वाला, ठीक है, महाद्वीपों का विस्थापन वाला, वो फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि वो समझा नहीं पाया। वहीं पर जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था उसने उसकी व्याख्या कर दी। चौथा अंतर देखेंगे इसमें, वैगनर ने महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ठीक है, फ्लाइंग बल ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना है, ठीक है। वैगनर क्या कहते हैं कि महाद्वीप हमारे गतिमान है, तो इसके पीछे कारण क्या है, ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ठीक है, ध्रुव की ओर आकर्षण होना, है ना। वहीं पर अगर बात करें, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकने में असमर्थ है, कि इन दोनों बल से किसी महाद्वीप का संचलन नहीं हो सकता, वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। प्लेटों की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाले संवहनीय धाराएं हैं,
तो इसने ये बताया। देखो काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिफरेंट थे, है ना, दोनों की बातें अलग थी, दोनों ने अलग अलग बातें बताई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अंतर हमने देखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास ये, अब सारी सीमा और अभिसरण सीमा क्या होती है, दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, दोनों में अंतर बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपसारी सीमा की। ठीक है, कह रहे हैं इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं, यानी कि जो यहाँ पर प्लेट होगी यहाँ पर वो इस दिशा में जाएगी और जो यहाँ होगी वो इस दिशा में जाएगी। यानी कि आप कहेंगे जब कभी भी दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे हम अपसारी सीमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये कि इसमें नई परपटी का निर्माण होता है। क्या होगा, नई परपटी बनेगी। आप समझने की कोशिश करना इसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक है ना, यानी कि दोनों दूर दूर हो गई, अब दोनों दूर दूर हो गई। तो ये जो खाली जगह हुई यहाँ पर एक नई भू परपटी बनेगी। ठीक है, एक नई परपटी का निर्माण होगा, तो इसीलिए हमने कहा कि इसमें एक नई परपटी का निर्माण होता है। इसे प्रसारी स्थान भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रसार कर रही है, प्रसार मतलब फैल रही है, इसलिए इसको प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, उदाहरण याद रखेंगे आप सभी। ऐसे ही अगर हम बात करें अभिसरण सीमा की, तो इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के कहाँ जाएंगी, समीप जाएंगी। यानी कि ये तो विपरीत दिशा में जा रही थी, बट इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। ठीक है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और वहाँ पर भूपरपटी नष्ट हो जाती है। यहाँ तो भूपरपटी बन रही है, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों टकराएंगी आपस में, टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा। ठीक है ना, जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है उसे प्रविष्टन क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रविष्टन क्षेत्र कहेंगे। और इसका उदाहरण है प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेट। ठीक है, चलो एक बार इसको जल्दी से रीड करो, फटाफट अभी रीड करोगे वीडियो के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को कितनी प्लेटों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, अब देखो वैसे तो हमें पता है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो तीन ही प्रकार की हैं, भूपरपटी है, एक मेंटल है, एक क्रॉड है। लेकिन जो विवर्तनिक सिद्धांत है प्लेट का, है ना, उसके अनुसार यहाँ पर 7 भागों में बांट रखा है। पहला है आपका अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो ये नाम केवल याद रखने हैं आपको। कितने प्रकार के हैं ये, 7 प्रकार के। कितने, 7 प्रकार के। ठीक है, याद रखेंगे इसे। हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें चैप्टर पर, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी कि भूमि के ऊपर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उसके बारे में समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, ये कारक किस तरह मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। आपको बताना है कि मिट्टी जो बन रही है, मृदा का निर्माण हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन से कारक चाहिए और वो किस तरीके से उसको सहायक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी क्या, जलवायु, है ना। जलवायु अगर ना हो तो क्या मृदा का निर्माण होना संभव है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, जलवायु मूल सेल के अपक्षय को प्रभावित करती है। सेल समझ पा रहे हो आप, सेल मतलब पत्थर। ठीक है, और मूल मतलब जो पहले से ही है, यानी कि जलवायु क्या करती है, जो पुराने पत्थर हैं उनको अपक्षय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपक्षय। अपक्षय मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचा देती है। तो जलवायु के कारण क्या हुआ, बड़े बड़े जो शैल हैं, पत्थर हैं, उनका अपक्षय हुआ, वो टूटना शुरू हुए। ठीक है, वर्षा के कारण ये सारी चीज़ें हुई, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मृदा निर्माण में एक सहायता मिली। दूसरी चीज़ है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ यानी कि पुराने, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है उसी प्रकार मिट्टी का भी अपक्षय होता है। उदाहरण के लिए समझें,
तो दक्षिण भारत की मिट्टी वहाँ की आधार शैलों के कारण काली है। ठीक है, आपको पता है ना, दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो शैल पाए गए, वहाँ जो पत्थर पाए गए, वो कौन से कलर के हैं? काले हैं। ठीक है, काले पत्थर होने के ही कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो भी कौन से रंग की है? काले कलर की है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर मूल पदार्थ भी इसकी भूमिका निभाते हैं। तीसरा आता है आपका उच्चावाच। पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानों भागों में मिट्टी की परत कैसी होती है? मोटी होती है। तो अगर आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, वहाँ की मिट्टी देखोगे तो वहाँ की मिट्टी की परतें जो होंगी वो कैसी होंगी? पतली होंगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ की मिट्टी की परतें मोटी होंगी। ठीक है, इसके बाद पहुँचते हैं चौथे पर, जैविक क्रियाएं। देखो, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। आपको पता है, मृदा के अंदर उपजाऊपन लाने के लिए सूक्ष्म जीव हो गए, वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे भी अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, इनके ही खाद्य पदार्थ से, है ना, इन्हीं की खाद वगैरह से क्या होता है? एक मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। पांचवा चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, समय। आप क्या ये सोच सकते हैं कि मिट्टी क्या पल भर में बन जाती है? नहीं, आप कहेंगे कि लंबी काल अवधि के बाद ही मिट्टी क्या बन पाती है? उपजाऊ बन पाती है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मिट्टी का क्या हुआ? अपक्षय हुआ। ठीक है, अपक्षय यानी कि पत्थरों का अपक्षय हुआ, पत्थर टूटे और मूल पदार्थ देखे जाते हैं वहाँ पर कि कैसा पदार्थ मिल रहा है, मिट्टी कैसी होगी। उच्चावास देखा जाएगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसकी जो परत होगी वो पतली होगी, और मैदानी क्षेत्रों पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसकी परत कैसी होगी? मोटी होगी। जैविक क्रियाएं देखी जाएंगी कि वहाँ पर वनस्पति, जीव जंतु, इनके जो खाद वगैरह हैं वो कैसे उसमें मिलकर उसे पोषक तत्व दे रहे हैं। काफ़ी लंबे समय लगेगा। तो ये सारा प्रोसेस चलता है मृदा निर्माण में, तब जाकर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ज्वालामुखीता अंतर्जनित प्रक्रियाओं का हिस्सा है, स्पष्ट करो। इस बात को स्पष्ट करना है कि ज्वालामुखी क्या है? एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जनित हो रही है, यानी कि जनरेट हो रही है। ठीक है, आप कहेंगे ज्वालामुखीता के अंतर्गत मैग्मा का भूतल की और संचलन तथा उद्गार पश्चात ज्वालामुखी आकृतियां तथा आंतरिक भू आकृतियां शामिल है। आपने कहा क्या? ज्वालामुखी जो है कहाँ पर बन रहा है? ये हमारे भूतल के अंदर बन रहा है। ठीक है, अंदर बन रहा है क्योंकि वो जो मैग्मा वगैरह निकल रहा है वो अंदर से ही निकल रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि भूतापीय प्रवणता तथा पृथ्वी के अंदर विद्यमान ऊष्मा ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भूताप है, भूताप यानी कि भूमि का जो ताप है, वो क्या कर रहा है? अंदर से उसे प्रेरित कर रहा है। किस चीज को? ज्वाला को। ठीक है, ज्वाला यानी कि ऊष्मा जो इकट्ठी है उसको ऊपर की ओर क्या कर रहा है? ढकेलने का काम करता है, तथा भूपर्पटी की जो संरचना है तथा सतह को प्रभावित कर देती है। ठीक है, भूपर्पटी की संरचना को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। और इस प्रकार ज्वालामुखी क्या करती है? अपने अंदर के सारे बल को इकट्ठा करती है और ऊपर की ओर ढकेल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो ज्वालामुखी है वो अंतर्जनित प्रक्रिया है, यानी कि अंदर ही अंदर हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण में के समय से अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति असामान्य वृद्धि हो गई है। क्यों? है ना, आपको पता है जब हमारी पृथ्वी बनी तब से लेकर अब तक भी अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों ही बल अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण, यानी कि मानव ने इसमें छेड़खानी कर दी। ठीक है ना, मानव ने प्रकृति के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी की, जिसके कारण इसमें क्या हो गई? असामान्य वृद्धि हो गई। ठीक है, असामान्य वृद्धि हो गई कि कुछ ज़्यादा ही क्रियाएं कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो, अंतर्जनित बल पृथ्वी पर उच्चावास संबंधी विविधताओं उत्पन्न करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियों का निर्माण करना, ये सारे काम इससे होते हैं। ठीक है, अगर हम बहिर्जनिक बल की बात करें तो इससे क्या होगा? इससे हम देखेंगे कि मनुष्य वर्तमान में क्या कर रहा है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है ना। मनुष्य क्या कर रहा है? वर्तमान में संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है, खर्च कर रहा है, और परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग बाढ़, भूकंप, चक्रवात ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ठीक है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, मतलब भारत भी यहाँ पर छूटा नहीं है, भारत में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेन कारण क्या बताएं यहाँ पर कि वर्तमान समय में मनुष्य का संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना ही ये कारण है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम एक घटना की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ में जो बाढ़ आई, ठीक है, या कश्मीर में आई जो बाढ़, या नेपाल में जो भूकंप आया, इन सब के लिए सीधे तौर पर कौन उत्तरदायी है बताएंगे आप सभी? मनुष्य ही तो उत्तरदायी है। मनुष्य की वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि धरातल के भाग को बनने में बहुत लंबे अवधि लगती है, काफ़ी सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं, लेकिन ये लोग पल भर में तैयार कर देते हैं, है ना। तो ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ है। किंतु मानव द्वारा इसके दुरुपयोग उपयोग के कारण संभवतः से अधिक तीव्र गति से डांस किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है ना। और यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को रूप दिया है और अभी भी दे रही हैं, उनसे साम्यता बना ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। देखो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, कह रहे हैं कि अगर मनुष्य भी प्रकृति के हिसाब से चले तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे क्या होगा, हमारी प्रकृति बची रहेगी। तो ये कुछ ऐसे कारण थे यहाँ पर जिसके बारे में हमने जाना। अब आ गए हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि है भू आकृति तथा उनका विकास। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, उनका विकास कैसे हुआ, वो बनकर कैसे तैयार हुई, ये हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे नदी विसर्ग के निर्मित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कि जो बेटा नदी का विसर्ग होता है ना, विसर्ग, वो बनता कैसे, ये आपको समझना है। देखो, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। ठीक है, यानी कि मंद ढाल, यानी कि जहाँ की ढलान कम होगी और वहाँ का जो बहता हुआ जल है वो क्षैतिज या पार्श्विक, यानी कि साइड साइड से कटता हुआ जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए, जैसे समझो यहाँ पर हमने कहा ये है नदी, ठीक है, और ये जो बहता हुआ जल है ये ऐसे जा रहा है, तो ये साइड साइड से क्या जा रहा है, काटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये बीच में किस चीज़ का निर्माण कर देगा, बीच में निर्माण कर देगा नदी विसर्ग का। तो ये क्या बन जाएगा आपका, नदी विसर्ग बन जाएगा। ऐसे ही देखेंगे, तटों पर जलोढ़ का अनियमित रूप से क्या होना, जमाव होना। ठीक है, अनियमित रूप मतलब कि बिल्कुल सीधा ना होकर टेढ़े मेढ़े रूप में। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जमाव है, ये जमाव हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है किसका, जितने भी ये आपका जलोढ़ है। जलोढ़ क्या होते हैं, जो नदी के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। इस तरीके से जमाव हो गया बेटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बीच में क्या बन गया, एक नदी विसर्ग बन गया। तो इन कारणों से भी होता है। तीसरा देखेंगे, प्रवाहित जल का कॉरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण। तो विक्षेपण का मतलब तो आप समझते हो कि कहीं से कुछ चीज़ उठकर गई और कहीं पर लग गई, तो इसके कारण से भी क्या होगा, आपके ये नदी विसर्ग का निर्माण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आपने डेल्टा तो सुना है, आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल का, है ना। देखेंगे, कह रहे नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे क्या करती है, बिखेर देती है। समुद्र के किनारे अब उसने बिखेर दिया, बिखेरने के बाद क्या होगा, नदी भार तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। ठीक है, एक साथ फैल जाता है, और यदि समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है वहीं पर, और मोटे पदार्थ तट के निकट ही बारीक कण और चीका सागर में दूर तक जम जाते हैं। अब देखो इस चीज़ को समझना, हमने कहा कई सारी नदियां हैं, ठीक है ना, कई सारी नदियां हैं, कई सारी नदियां क्या कर रही है बेटा, यहाँ समुद्र के पास पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है, समुद्र के पास, और ये अपने साथ जितना भी मलबा लेकर आ रही हैं, ठीक है, जितना भी मलबा लेके आ रही हैं उसको शंकु आकार में क्या कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। शंकु आकार में क्या कर रही है, उसको इकट्ठा कर रही हैं, और शंकु आकार में इकट्ठा करने के बाद ये जो बना, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा कह दिया। क्या कह दिया इसको हमने, डेल्टा कहा। ठीक है ना, समझ आया होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलप्रपात एवं शिपिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात आपने सुना ही होगा बेटा, ठीक है, देखा भी होगा अगर आप बाहर घूमने जाते हो तो। देखो, जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, नदी के मार्ग में अनेक कोमल एवं कठोर चट्टानें आती हैं, मतलब कुछ चट्टानें सॉफ्ट भी होंगी, कुछ काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होती हैं।
तो जो कोमल चट्टानें होती हैं वो शीघ्र ही कट जाती हैं और उस स्थान पर नदी की तलहट नीचे हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये चट्टानें हैं, ठीक है, ये क्या है, चट्टान के ऊपर चट्टान, ये चट्टानें सॉफ्ट है तो ये कट जाएगी, तो ये ऐसे रास्ता बना देगी यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से ये रास्ता बना देगी और इस प्रकार की नदी का जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है। अब जब ये हिस्सा कट गया बेटा, ये हिस्सा कट गया, तो पानी अब सीधा सीधा ऐसे गिरेगा, कैसे गिरेगा, इस तरीके से। ठीक है, और जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे श्रीपिकाएँ। श्रीपिकाएँ क्या, नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती है, यानी कि हर दिशा में होती है। कोमल चट्टानों का अपरदन शीघ्र हो जाता है, अभी हमने पढ़ा कि कोमल चट्टानें टूट जाएंगी, जबकि जो कठोर चट्टानें होंगी उनका अपरदन होने में समय लगता है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्र के साथ आगे बढ़ता है, जिसे हम क्या कहेंगे, शिपिका कहेंगे। क्या कहेंगे, शिपिका कहेंगे। आपने कहा कई सारे यहाँ पर पत्थर थे, ठीक है, कई सारे पत्थर थे, जो सॉफ्ट पत्थर है वो तोड़कर रास्ता बनवा देंगे पानी के लिए, ठीक है ना, और उनमें से ये पानी घूम घूम के आएगा, तो इनको हम क्या कह देते हैं, शिपिका कह देते हैं। क्या कहते हैं, शिपिकाएं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी कि जो नदी वेदिकाएं हैं वो कैसे उत्पन्न हो रही है, ये आपको समझना है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि आखिर नदी वेदिकाएं होती क्या हैं। आप कभी भी हरिद्वार साइड में जाओगे तो वहाँ पर जब नदियों का पानी सूख जाता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे वहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, है ना, छोटे छोटे वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, तो उनमें से छोटी छोटी धाराएं निकल कर आती हैं, है ना, पानी तो बहुत कम है लेकिन छोटी छोटी धाराएं काफ़ी दूर तक बहती हुई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हीं को कहते हैं नदी वेदिकाएं, है ना, नदी वेदिकाएं। तो ऐसा होने का कारण क्या है, एक तो ये कि जल का प्रवाह का कम होना, कि पानी कम हो जाए तब ये बनता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाना तब। तीसरा, विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान होना, भूमि का ऊपर उठ जाना, ठीक है, और यदि नदियां तट के समीप होती हैं तो समुद्र तल में परिवर्तन होने के कारण। तो ये चार ऐसे कारण हैं जिस वजह से नदी वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमानी द्वारा निर्मित भू आकृतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, हिमानी का मतलब क्या, हिम मतलब होता है बर्फ, ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बन रहा है उससे, तो हम यहाँ पर दो तरीके से समझेंगे, एक जानेंगे अपर्दित स्थल, ठीक है, और एक देखेंगे निक्षेपित स्थल। अपर्दित का मतलब जहाँ से हिमानी को काट कर कुछ बनाया गया उसे कहेंगे अपर्दित, क्योंकि वहाँ अपरदन के दौरान बना है। और निक्षेपित मतलब जहाँ पर वो जाकर इकट्ठा हो गई और कुछ आकृति बना दी, उसको कहेंगे निक्षेपित स्थल। ठीक है, तो अपर्दित स्थल कौन सा है, सबसे पहला है आपका सर्क। क्या है बेटा, सर्क। देखो हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क महत्वपूर्ण है। सर्क क्या है, गहरे लंबे चौड़े गर्त होते हैं जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली या सीधी या फिर अवतल के आकार में होती हैं। ठीक है, देखो आपसे अगर पूछा जाए सर्क होते क्या है तो आप कहोगे ये गर्त होते हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं, गर्त होते हैं। ठीक है, वो भी कैसे, गहरे लंबे और चौड़े। ठीक है, वहीं साथ ही साथ क्या बनता है, एक बनता है हार्न। क्या बनता है, हार्न। अब हार्न क्या है, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हार्न निर्मित होते हैं। इतना याद कर लो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। और क्या याद करोगे इसमें, देखो ये करिए, यदि 3 या उससे अधिक हिमनद लगातार शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक कि उनके तल आपस में मिल ना जाए तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। देखो हॉर्न मतलब तो आप जानते हो सींग को कहते हैं, है ना, सींग को कहते हैं हॉर्न। तो वही नुकीली जो चोटी बनी, उस नुकीली चोटी को ही हम क्या कहेंगे, हॉर्न कहेंगे, यानी कि सर्क की जो नुकीली चोटी है उसको हम हॉर्न कहेंगे। ठीक है, तीसरी चीज बनती है आपकी हिमनद, हिमनद घाटी। देखो हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती हैं। कैसी होती हैं, यू अक्षर जैसी होती हैं, जिसके तल चौड़े होते हैं और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं इनके, उन्हें हम कह देते हैं क्या, हिमनद घाटी। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें किसकी, निक्षेपित स्थल की, तो जहां पर ये कट कर गए और इकट्ठा हुआ वहां क्या बनेगा, हिमोड़, हिमनद
टिल, है ना, टिला भी कह सकते हैं। गोलाश्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटके होती हैं ये। अच्छा, हिमानी धौत मैदान, अब देखो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में भी जाकर ये इकट्ठा हो जाएगा, है ना। जलोढ़ जब एक जगह इकट्ठा होगा तो किसका निर्माण करेगा? हिमानी धौत मैदान का करेगा। ठीक है जी, यहाँ तक इतनी बातों को याद रखोगे आप। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर, जो कि है वायुमंडल का संगठन तथा उसकी संरचना, कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी क्या संरचना है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर क्वेश्चन में यह आ जाएगा कि वायुमंडलीय गैस की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। तो देखो, आप कहेंगे वायुमंडल क्या है भाई? वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। वायुमंडल में मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, और पौधों के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के कुछ भाग को सोख लेती है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावदायी है। ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन गैस याद रखोगे कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाएगी तथा फिल्टर का कार्य करती है। वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस का अगर फॉर्मूला पूछा जाए लेयर का, ठीक है, तो क्या होगा? O3। ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वायुमंडल के संगठन की संपेक्ष में व्याख्या कीजिए। कि वायुमंडल का संगठन यानी कि किस किस से मिलकर बना है। आपको पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल हमारा गैसों से, जलवाष्प से, धूल कणों से मिलकर बना है। ठीक है, वायुमंडल में कई सारी हिस्से में क्या है? आपका गैस है, और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन है आपकी इतनी। ठीक है, बाकी सारी अलग अलग गैसें मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुख्य गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, ये सब गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। इन सभी गैसों का अपना अपना अलग महत्व है और ये निश्चित अनुपात में इसमें बनी रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या मिलती है इसमें? जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प यानी कि जल की मात्रा होना क्या है? जलवाष्प है। किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है कि वहाँ पर जलवाष्प कितना होगा। ठीक है, जलवाष्प सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। ठीक है, जिससे क्या होगी? पृथ्वी अधिक गर्म एवं अधिक ठंडे होने से बच जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ मिलती है आपको क्या? धूल के कण। पहली चीज़ मिली आपको गैस, दूसरा मिला जलवाष्प, और तीसरा मिलता है धूल कण। और धूल कण क्या है भाई? धूल कण आर्द्रता को ग्रहण करता है। किस चीज़ को आकर्षित करेगा वो? आर्द्रता को। और आर्द्रता को केंद्रक में इकट्ठा करने का काम करेगा और किसका निर्माण कर देगा? मेघों का। और मेघों का निर्माण करेगा, जब बादल बन जाएंगे तो उससे क्या होगी? बारिश होगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हो जो हमारा वायुमंडल है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, गैस से, जलवाष्प से और धूल के कण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा कि क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है, ये हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके ये भी दे सकता है कि क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो स्पष्ट कीजिए क्यों है महत्वपूर्ण। आपसे अगर मैं कहूँ कि क्षोभ मंडल जो है इसमें सभी जो घटनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, ठीक है, संघनन होना, ऐसी सभी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। वहीं पर इसी में अगर देखा जाए तो धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण और जलवाष्प दोनों चीज़ें मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसी तरह देखा जाए ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होगी? कमी होगी, जिससे संतुलन बना रहता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे क्षोभ मंडल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो यहीं पर हो रही हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ हो रही है? यहीं पर हो रही हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, देखो चित्र से समझते हैं थोड़ा सा, है ना। कह रहे वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए चित्र सहित। हमने कहा तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 मुख्य भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 विस्तृत परतों, एक है आपका होमोस्फेयर और एक है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें बांटा गया है। किंतु तापमान व गैसों के संगठन के आधार पर वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। देखो सबसे नीचे आता है आपका क्या, क्षोभ मंडल। कौन सा आएगा, क्षोभ मंडल, जहां पर सभी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। वहीं उसके ऊपर आता है समताप मंडल, जहां पर ओजोन लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती हैं। उसके ऊपर आपको मिलेगा मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्काएं पिंड इधर उधर गति करते रहते हैं। उसके ऊपर मिलेगा आपको आयन मंडल। आयन मंडल में आपके जितने भी ये सिग्नल वाले काम होते हैं ना सैटेलाइट का, वो सारा वहीं से कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाहर का जो मंडल है उसे बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जरा कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जो आपका हवाई जहाज है वो कहाँ पर उड़ता है, जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में है, और कौन से मंडल को या कौन सी परत को हम जीवनदायी परत कहते हैं। तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल को। ठीक है, क्योंकि वहीं पर जीवन संभव है। देखेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल। आपको इसके बारे में बता दिया, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और ये 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर तक औसत इसकी ऊंचाई होती है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अगर हमने कहा ऋतु और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में घटित होती हैं। और मानव के लिए, ठीक है, किसके लिए, मानव के लिए ये अधिक उपयोगी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका समताप। ये परत 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और इसके निचले भाग में अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसका नाम क्या, समताप मंडल। ठीक है ना, क्योंकि इसके निचले 20 किलोमीटर में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसका नाम पड़ा समताप मंडल। और अगर इसके ऊपर जाएं तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है और इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या है, ओजोन लेयर है आपका। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हम। तीसरे नंबर है आपका मध्य मंडल का। मध्य मंडल, इसका विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। ठीक है ना, तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे ही आपका चौथा आता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, इसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यहाँ उपस्थित गैस जो है वहाँ कण विद्युत आवेशित होते हैं और इन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, वहाँ क्या मौजूद है, आयन मौजूद है। जैसे आपने कहा जो रेडियो तरंगे वगैरह हो गई, ये सारी यहीं पर पृथ्वी पर वापस भेजी जाती हैं यहीं से। ठीक है, फिर आता है बाह्य मंडल। तो जो आयन मंडल के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं, बाह्य मंडल कह देते हैं। तो आपको ये 5 परतों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा काफ़ी। बढ़ते हैं हम अपने 8वें चैप्टर की ओर। 8वां चैप्टर आपका सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलो, पहला प्रश्न आता है आपके सामने ये कि वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, तो उनमें से कोई 3 तरीके आप बता दीजिए। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, उनमें से कोई 3 तरीके आपको बताने हैं। ठीक है ना, देखो आपको यहाँ पर बताते हैं हम। ये पहला है आपका क्या, चालन, यानी कि जब आसमान, ठीक है, असमान ताप वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जब कभी भी 2 अलग अलग तापमान वाले पिंड एक साथ आते हैं, एक साथ संपर्क में आते हैं, तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा चली जाती है। और जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान एक बराबर ना हो जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह इसी प्रकार गर्म रह जाती है। ठीक है ना, तो एक तो हो गया चालन। किस चीज़ का चालन, 2 पिंडों का जिसके तापमान अलग अलग है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है आपकी संवहन। ठीक है, संवहन क्या है, संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है कि ऊष्मा बढ़ती रहती है, ऊष्मा ऊपर को जाती रहेगी। ठीक है, उसे कहते हैं संवहन। अब देखेंगे संवहन प्रक्रिया
गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है। आप देखोगे गैस भी नीचे से ऊपर की ओर उठेगी और पानी भी भाप बनकर ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तरल और गैसीय है केवल। ठीक है, पांचवा आता है आपका कि किसी गैसीय या तरल पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को ही हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब कोई पार्टिकल्स, कोई गैसीय या तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह में जाए उसके अणुओं के रूप में, तो हम उसे क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे अभिवहन क्या होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है, यानी कि ऊष्मा इधर से इस साइड जाएगी या फिर इधर से इस साइड आएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। मध्य अक्षांशों में होने वाली मौसम की विभिन्नताएं अभिवहन के ही कारण होती है। देखो, जो अक्षांशों के मध्य में जितने भी मौसम घटनाएं होती है ना, वो इसी कारण से होती है, अभिवहन के कारण। ठीक है, अभिवहन का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का क्षैतिज दिशाओं में चलना। सातवां आता है आपका वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर ऊष्मा का संचारण करती हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर समुद्र है, समुद्र किधर से किधर जाएगा, यहाँ समुद्र है तो ऊष्मा कहाँ को जाएगी, आपका ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएगी। कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पार्थिव विकिरण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्थिव विकिरण क्या है। देखो, हमने कहा पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, यानी कि पृथ्वी पर तो लघु तरंगे आती है ना सौर विकिरण की, तो पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लग जाती है। देखो क्या हुआ, हमने कहा पहले सूर्य का किरण आई पृथ्वी पर, लघु तरंगों के रूप में आई, अब पृथ्वी हो गई गर्म। पृथ्वी गर्म होने के बाद ये एक विकिरण पिंड बन जाती है और बाद में ये वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा भेजने का काम करती है। ठीक है, और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म कर देती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पार्थिव विकिरण कह देते हैं। ठीक है, दोबारा से समझेंगे क्या बात इसमें आपको बताई गई कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है वो लघु तरंगों के रूप में होता है और पृथ्वी जिससे गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म होने के बाद एक पिंड बन जाती है और बाद में ये वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में उसी ऊर्जा का विकिरण करने लग जाती है, जिससे क्या होगा, वायुमंडल को नीचे से गर्मी मिल जाएगी, यानी कि वायुमंडल नीचे से गर्म हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, पार्थिव विकिरण कह रहे हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की धरती पर, यानी कि धरती के ऊपर तापमान के वितरण को, कि कहीं का तापमान कम है तो कहीं का ज़्यादा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसमें प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पर, अगर हमने कहा देखो, ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणु की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने को दर्शाता है, जिसे डिग्री में हम मेजरमेंट करते हैं, सीधी सी बात है। तो पहली चीज़ आती है अक्षांश। देखो, अगर किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है तो सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार विभिन्नता पाई जाएगी। यानी कि जहाँ पर सूर्य ताप अधिक होगा वहाँ का तापमान अधिक होगा, जहाँ पर सूर्य ताप कम होगा वहाँ का तापमान कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपकी क्या, एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। याद रखोगे, वायुमंडल क्या होता है, पार्थिव विकिरण के कारण नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गर्म होता जाएगा। यही कारण है कि समुद्र तल के पास, ठीक है, समुद्र तल के पास के जो स्थान होते हैं वहाँ का तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित तापमानों का तापमान कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे, जितना आप समुद्र के नज़दीक रहोगे, ठीक है, उतना वहाँ गर्म रहेगा और जितना आप ऊंचे इलाके में जाओगे वहाँ पर उतना ही तापमान कम होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान का तापमान को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह समुद्र से उसकी दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। देखो, जो स्थल है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, लेकिन समुद्र की बात करें
सो समुद्र को गर्म होने में अथवा ठंडा होने में, दोनों में टाइम लगता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, और समुद्र के निकट के क्षेत्र में तापमान कैसा होता है, एक समान होता है। तो आप कहोगे समुद्र से जितना दूर जाओगे तापमान में उतनी ही ज़्यादा विभिन्नता मिलेगी, और समुद्र के जितने नज़दीक वाले क्षेत्र में रहोगे वहाँ का तापमान ज़्यादातर एक समान ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है वायु। ठीक है, वायु तो हमने कहा ठंडी और गर्म वायु सन्निहित अपने निकट के क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, इसी प्रकार ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं भी निकट तटों को प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर तट पर, ठीक है, हवा ठंडी चल रही है तो वहाँ का जो तापमान होगा वो कम पाया जाएगा, और हवाएं अगर गर्म है तो वहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे तापमान का व्युत्क्रमण अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कह रहे तापमान का व्युत्क्रमण या फिर प्रतिलोम किसे कहते हैं। व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। देखो हमने कहा ऊंचाई के साथ साथ तापमान के बढ़ने को व्युत्क्रमण कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में बढ़ोगे, ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। इसी स्थिति को कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान तो कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंड ज़्यादा रहती है, और नीचे स्थल वाले इलाकों पर जो ठंड होगी वो कम रहेगी। ठीक है, अब देखो जरा, कह रहे हैं कि स्पष्ट ये है कि भाई जो तापमान के प्रतिलोमन में धरातल के समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। ठीक है, नीचे कैसी वायु है, ठंडी है, और ऊपर गर्म, क्योंकि जो गर्म वायु है वो हल्की होती है, वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, इसलिए ऊपर का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। तो देखो पहली चीज़ है क्या, लंबी रातें। ठीक है, पृथ्वी दिन के समय ताप को क्या करती है, ग्रहण करती है ना। दिन के समय तापमान उसे मिल रहा है, सूर्य से ताप मिल रहा है, और रात के समय ताप छोड़ती है। ठीक है, और रात्रि के समय ताप को छोड़ने से पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और उसके बाद ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है। ठीक है, अब देखो हमने कहा भाई दिन के समय क्या हुआ, पृथ्वी गर्म हुई, रात को ठंडी हो रही है, ठंडी होकर जो भाप निकली, ठीक है ना, जो उससे गर्म वायु निकली वो ऊपर ही तो जाएगी, तो इसलिए ऊपर की जो वायु है वो कैसी होती है, गर्म होती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है स्वच्छ आकाश। कौन सा, स्वच्छ आकाश। तो इसमें देखेंगे स्वच्छ आकाश में कि भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित का होना अति आवश्यक है। यानी कि अच्छे से भौमिक विकिरण कब होगा, जब वहां पर मेघ रहित होंगे, मेघ नहीं रहेंगे। ठीक है ना, अब देखो जरा, मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं, ठीक है, तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोक देते हैं, इसलिए एक स्वच्छ आकाश होना भी जरूरी है। तीसरी चीज जरूरी है आपकी शांत वायु। वायु कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। कैसे, वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि जब वायु चलती है तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। ठीक है, तो व्युत्क्रमण का मतलब यही है कि नीचे की वायु कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, और ऊपर की गर्म होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर व्युत्क्रमण होगा। चौथी चीज क्या, शुष्क वायु क्या होनी चाहिए, शुष्क वायु। शुष्क वायु में ऊष्मा के ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो शुष्क वायु होती है ना, उसमें ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी की जा सकती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ठंडी होकर पृथ्वी क्या होगी, ठंडी होकर तापमान की स्थिति को पैदा करती है। ठीक है, यानी कि वो ठंडी हो जाएगी वो वायु, है ना। अच्छा, पांचवा क्या है, हिमाच्छादन, यानी कि हिम और विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर में व्युत्क्रमण होता है। ध्रुवीय क्षेत्र समझ रहे हो, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि जो बर्फीला इलाका है वहां पर साल भर में ये व्युत्क्रमण होता है। ठीक है, अब देखेंगे अपना नौवां चैप्टर। नौवां चैप्टर हमारा वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है, इस चैप्टर की हम बात करते हैं। इस पे आते हैं क्वेश्चन की ओर।
देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कॉरियालिस बल। ठीक है, कौन सा है? कॉरियालिस बल पवनों की दिशा को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, देखेंगे हमने कहा पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर नहीं चलती। ठीक है, क्या कहा? उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर नहीं चलती। ठीक है, वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं पवनें। ठीक है, और पवनों के इस विक्षेपण को ही कॉरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, तो कॉरियोलिस बल है क्या? बेसिकली हमने कहा जो पवन है वो क्या हमेशा एक सीधी रेखाओं में जाती है? नहीं, एक सीधी रेखा में वो कभी भी नहीं चलती। पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, ये पवनें, ठीक है, ये पवनें इधर उधर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, और विक्षेपित हो जाने को ही क्या कहा गया? कॉरियोलिस बल कहा गया। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब इसकी पहली बात क्या है? कह रहे इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। समझना इस चीज़ को। अगर हम ये ध्रुव की बात कर लें, यहाँ पे ये ध्रुव है, ठीक है ना, तो ये क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में किधर को? दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? बाईं ओर, इस ओर को मोड़ लेंगी। दूसरी बात कह रहे हैं कॉरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम, यानी कि यहाँ तो शून्य रहेगा इसका फल, लेकिन सबसे अधिक कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कॉरियोलिस बल कहाँ पर अधिक होगा, तो आप क्या बताएंगे? ध्रुव पर कॉरियोलिस बल अधिक होगा। इस विक्षेपण को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत देने वाला कौन? फेरल। कौन है? फेरल। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? इसलिए इसे फेरल का नियम भी कह देते हैं। ठीक है ना, फेरल का ये नियम है। आपको याद रखना है कॉरियोलिस बल जो है अक्षांशों के कोण के सीधा समान अनुपात में बढ़ता है, कि अक्षांश अगर बढ़ेगा तो कॉरियोलिस बल भी बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये, वाताग्र क्या है? क्या है क्वेश्चन आपका? वाताग्र क्या है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसके विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन दे। तो वाताग्र क्या है, इसकी बात करनी है। तो देखो, दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने पर बने मध्य सीमा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। दोबारा समझेंगे, जब दो वायु राशियों के मिलने से, ठीक है, आपने कहा जी इधर से भी वायु आई और इधर से भी वायु आई, यहाँ पर जहाँ पर ये मिले, इस जगह को हम क्या नाम देंगे? वाताग्र कहेंगे। और ये वाताग्र चार प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका शीत वाताग्र, दूसरा होगा उष्ण वाताग्र, और तीसरा होगा अधिविष्ट वाताग्र, और चौथा होगा अचर वाताग्र। देखो, शीत वाताग्र क्या है जी? हम कहेंगे जब शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को ऊपर वायुमंडल में ढकेलती है। क्या कहा? जब ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर की ओर फेंके, ठीक है ना, ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर ढकेले, तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा शीत वाताग्र। क्योंकि देखो जो शीतल वायु वो ढकेल लिया ना, तो नीचे का इलाका कैसा? ठंडा हो गया, तो वो बना शीत वाताग्र। ऐसे ही एक होता है आपका उष्ण वाताग्र, यानी कि जब गर्म वायु राशि आक्रमण रूप से शीत वायु को ऊपर की ओर करे, जस्ट इसका उल्टा, तो नीचे वाला इलाका कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो इससे क्या बना? आपका उष्ण वाताग्र बना। ठीक है, ऐसे ही एक होता है आपका अधिविष्ट वाताग्र, यानी कि जब एक वायु राशि धरातल से पूरी तरीके से ऊपर उठ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिविष्ट वाताग्र कहेंगे। जब पूरी की पूरी ही जो वायु राशि है वो ऊपर की ओर उठ जाए तब। एक होगा आपका अचर। अचर मतलब जब वो चीज़ स्थिर हो जाए, ठीक है, ना वो ऊपर जाए ना वो नीचे जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? अचर वाताग्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अचर वाताग्र कहेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने यहाँ पर देखा जाए तो 9 चैप्टर हमने ख़त्म किए। कितने? 9 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इसके पार्ट 2 का आपको वेट करना है। ठीक है, जैसे ही हमारा पार्ट 2 आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसका सेकंड पार्ट आते ही आप वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और जब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे काफ़ी चैप्टर बचे हुए हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो
कि 100 स्लाइड्स हैं लेकिन अभी उसमें से 52 ही हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारी स्लाइडें बाकी हैं, तो तैयार रहिए और वेट कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।